Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अभी बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से, जहां आम लोगों से चेन छीने जाने की खबरें आए दिन सामने आती हैं, लेकिन लोकसभा सांसद भी सुरक्षित नहीं है। जी हां, आपने सही सुना। तमिलनाडु की लोकसभा सांसद आर सुधा के साथ चाणक्यपुरी जैसे वीवीआईपी इलाके में चेन स्नैचिंग की वारदात हो गई। आर सुधा ने इस बारे में दिल्ली पुलिस को जो शिकायत दर्ज कराई है, उसके मुताबिक वो चाणक्यपुरी के डिम्पोमेटिक इनक्लेव में मॉर्निंग वॉक कर रही थी। इसी दौरान कुछ अज्ञात बदमाश उनके सोने की चेन छीनकर भाग गए। दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। आर सुधा अभी दिल्ली में तमिलनाडु भवन में ठहरी हुई हैं। तो ये वारदात एक सांसद के साथ अंजाम दी गई है। सवाल कानून व्यवस्था को लेकर खड़े हो जाते हैं कि आम लोग कितने सुरक्षित होंगे, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। अनामिका गौर मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। अनामिका, सबसे पहले अपडेट बताइए किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है और अब क्या किया जा रहा है, पुलिस क्या कर रही है? देखिए, सुबह ये 6:10 से 6:20 के बीच की ये घटना है। पोलैंड एम्बेसी के गेट नंबर 3 और 4 के बीच में जब जो एमपी है वो अपनी एक सहयोगी एमपी के साथ मॉर्निंग वॉक पे निकली थी, तो उनके साथ चेन स्नैचिंग की घटना हुई। एक बाइक सवार आ रहा था जिसका पूरा मुंह ढका हुआ था, जिसे देख के ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था कि वो चेन छीनने के मकसद से जो है वो सांसद के करीब आ रहा है। और जैसे ही वो नजदीक आया, उसने सांसद के गले से चेन छीनी, जिसके बाद सांसद नीचे गिर गई। उनके गले पे भी निशान आया है। पोलैंड एम्बेसी शांति पथ पे है। दिल्ली का सबसे वीवीआईपी इलाका है। सभी एम्बेसी यहाँ मौजूद है और केवल सांसद ही नहीं, आम लोग भी और एम्बेसी के लोग भी इस इलाके में सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। तो ये एक चिंता का विषय है और दिल्ली की कानून व्यवस्था पे सवाल उठता है। अब आर सुधा ने इस पूरे मामले में गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है, अमित शाह को चिट्ठी लिखी और इसकी शिकायत की है। अनामिका, शिकायत तो ठीक है उन्होंने कर दी, लेकिन आम व्यक्ति को कैसे सुरक्षा का अनुभव होगा, कैसे उन्हें यह एहसास होगा अगर सांसद भी सुरक्षित नहीं रहेंगे? इसे लेकर चर्चाएं तो बहुत तेजी से हो रही होंगी। बिल्कुल, ये कोई त्रिलोकपुरी या फिर सीमापुरी का इलाका नहीं है, ये एक वीवीआईपी इलाका है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कई एम्बेसी यहाँ पे, ऐसे में इस तरीके की घटना किसी सांसद के साथ होना आम लोगों में भी बिल्कुल अनामिका, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो जहां हम एक सांसद के साथ लूट की खबर दिखा रहे थे, इस वक्त लोकसभा और राज्यसभा की लाइव कार्रवाई आपके साथ में। सोरेन एक वरिष्ठ और विशिष्ट आदिवासी नेता थे। दिसम गुरु के रूप में जाने वाले, आम गरीब लोगों में गुरुजी के रूप में लोकप्रिय, आदिवासी समुदायों के अधिकारों और उत्थान के आंदोलन में एक प्रमुख स्वर। वे एक जमीनी कार्यकर्ता थे। झारखंड राज्य की स्थापना के आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। वे इस नवगठित राज्य के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक बने। उन्होंने आजीवन वंचितों के अधिकारों और कल्याण के लिए समर्पित भाव से काम किया। श्री सोरेन ने 8 बार लोकसभा सदस्य के रूप में झारखंड की जनता का निष्ठा और ईमानदारी से प्रतिनिधित्व किया। वे वर्ष 2005 से 2010 के बीच 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। वर्ष 2004 से 2006 तक उन्होंने कोयला मंत्रालय में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में काम किया। वे 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे, जिसमें उनका वर्तमान कार्यकाल भी शामिल है। अपने लंबे और विशिष्ट संसदीय जीवन में श्री सोरेन ने विशेष रूप से सामाजिक न्याय, आदिवासी कल्याण और ग्रामीण विकास जैसे विषयों पर बहसों और चर्चाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके निधन से देश ने एक अनुभवी सांसद, आदिवासी अधिकारों के प्रबल पैरोकार और एक अत्यंत सम्मानित जनप्रतिनिधि को खो दिया है। मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने स्थानों पर खड़े होकर दिवंगत आत्मा की स्मृति में मौन रखें।
तो राज्यसभा में झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन के निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है, मौन रखा जा रहा है। संसद का मॉनसून सत्र लगातार जारी है और संसद के मॉनसून सत्र में हंगामा जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि आज से दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र जो है वो लगातार जारी है। ये सत्र 4 से 8 अगस्त तक चलेगा। जरूरत पड़ी तो इसे बढ़ाया भी जा सकता है। सत्र की शुरुआत में ही दिल्ली सरकार फीस नियंत्रण बिल पेश करने वाली है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद स्कूल इसे विधानसभा के पटल पर रखेंगे। इस बिल को दिल्ली कैबिनेट पहले ही मंजूरी दे चुकी है। इस बिल के कानून बन जाने के बाद दिल्ली के लाखों अभिभावकों को स्कूलों की मनमानी फीस से राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही सेशन में आप सरकार पर कैग की 2 रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। दिल्ली विधानसभा का ये सत्र इस मायने में खास रहने जा रहा है कि ये पूरी तरह से पेपरलेस होने जा रहा है, यानी कि पूरी तरह से डिजिटल सेशन ये रहने जा रहा है। दिल्ली में आज से मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, विधानसभा का ये सत्र, और एक उम्मीदें जो आम जनता को इस सेशन से लगी हुई है कि जो प्राइवेट स्कूल से उनकी मनमानी फीस पर लगाम लगेगी, और अगर ऐसा होता है तो अभिभावकों को बहुत आराम मिलने जा रहा है। इधर आम आदमी पार्टी ने बिल का विरोध करना शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी इस वक्त आरोप लगा रही हैं सरकार पर कि इस नए बिल के जरिए निजी स्कूलों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बिल में क्या है ये आपको बता देते हैं। शिक्षा बिल के मुताबिक हर स्कूल में फीस रेगुलेशन कमेटी बनेगी, जिसमें पेरेंट्स भी शामिल होंगे। इस कमेटी से मंजूर फीस से ज्यादा स्कूल नहीं वसूल कर सकते। अगर स्कूल इससे ज्यादा फीस लेते हैं तो उन पर भारी जुर्माना लगेगा। यही नहीं, स्कूलों ने ज्यादा फीस वसूली तो इसकी दोगुनी रकम उन्हें लौटानी होगी। अगर इस बिल की बात करें तो उसमें है कि अगर किसी छात्र का नाम काटा या रिजल्ट रोका तो 50,000 रुपए तक जुर्माना लगेगा। स्कूल 3 साल तक कोई भी फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। और ये बिल अगर आज पास हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी और प्राइवेट स्कूल जो मनमानी तरीके से फीस वसूलते हैं उन पर भी लगाम लगाई जाएगी। हालांकि इसका विरोध आम आदमी पार्टी ने शुरू कर दिया है। अभी एक और बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुख्तार अंसारी की फैमिली का कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू कर दिया है। पूर्वांचल के माफिया रहे मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे पर कानून का शिकंजा कसा है। उमर अंसारी को लखनऊ से गाजीपुर पुलिस ने अरेस्ट किया। उमर की गिरफ्तारी लखनऊ के दारुल शफा स्थित विधायक निवास से हुई। गाजीपुर में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में दबोचा गया। आपको जानकारी दे दें कि पुलिस उमर को लखनऊ से गाजीपुर लेकर आई है। उमर पर आरोप है कि उसने अपनी मां अफशा अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर करके कोर्ट में दस्तावेज पेश किए। पूरे मामले में गाजीपुर पुलिस आज डिटेल जानकारी दे सकती है। जालसाजी का सहारा लेकर गैंगस्टर एक्ट में जब्त संपत्ति को छुड़ाने की कोशिश की। पुलिस अब उमर अंसारी से पूरे मामले में पूछताछ करेगी। आज कोर्ट में पेश किया जा सकता है, जिसके बाद रिमांड में लेकर पूरे मामले की छानबीन पुलिस की तरफ से की जाएगी। उमर की मां इस वक्त फरार है, 1 लाख की वांटेड है। गाजीपुर और मऊ पुलिस ने 50-50 हजार का इनाम उनके ऊपर घोषित कर रखा है। मुख्तार का बड़ा बेटा अब्बास अंसारी ने देर रात गिरफ्तारी की खबर अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की। अखिलेश, राहुल, प्रियंका, मायावती समेत कई बड़े नेताओं को पोस्ट टैग करते हुए लिखा कि रात 10:40 पर हमारे छोटे भाई उमर अंसारी को दारुल शिफा स्थित आवास से कुछ पुलिसकर्मी अपने साथ लेकर चले गए हैं। उमर अंसारी पर मोहम्मदाबाद थाने में फर्जीवाड़े का केस दर्ज किया गया है। कोर्ट में फर्जी डॉक्यूमेंट्स पेश करने का आरोप है। फरार मां के फर्जी साइन करने का आरोप है। फिलहाल पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। आज पुलिस पूरे मामले में डिटेल में जानकारी दे सकती है। उमर की गिरफ्तारी और केस से जुड़ी हुई अहम जानकारियां सार्वजनिक करेगी। अब्बास के बाद उमर अंसारी की गिरफ्तारी से परिवार पर कानून का शिकंजा और सख्त हो गया है। हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी की विधायकी पहले ही चली गई थी। अब छोटी बेटी उमर अंसारी की गिरफ्तारी के बाद अंसारी परिवार की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी आपको और खबर बताते हैं। यूपी के 12 जिलों में कैसे ड्रोन वाली दहशत फैली है, जानकारी आपको देते हैं। कैसे हाथों में लाठी डंडा लिए लोग रत जगा कर रहे हैं। अफवाह की सुनामी, यूपी के 12 जिलों में खलबली।
बागपत, बिजनौर, अमरोहा यूपी में क्यों रत जगा? रामपुर, हापुड़, मुरादाबाद ड्रोन से दहशत का प्लान। दिखा दे, दिख रहा है, हाँ यही है मामा। मैं कहीं जा रहा हूँ। कभी मंकी मैन, कभी चोटी कटवा और अब ड्रोन से प्रोपेगेंडा। ड्रोन से जो भी फैलाएगा डर, उस पर लगेगा गैंगस्टर। उत्तर प्रदेश में ड्रोन की दहशत फैलाना अब भारी पड़ेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ड्रोन उड़ने की अफवाह के चलते दहशत फैलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला किया। सीएम योगी ने ड्रोन को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर रासूखा लगाने का आदेश दिया है। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी किया कि अगर जरूरी हो तो ऐसे लोगों पर एनएसए के तहत कार्रवाई भी की जाए। आपको बता दें, यूपी पुलिस को ऐसे अफवाहबाजों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने को कहा गया है। योगी ने यूपी पुलिस को भी चेतावनी दी है कि अगर ऐसी किसी अफवाह के कारण कोई अप्रिय घटना होती है तो इसके लिए पुलिस ही जिम्मेदार होगी। तो आखिर योगी ने ड्रोन की अफवाह को लेकर इतनी सख्ती क्यों बरती, इसकी वजह भी आपको बता देते हैं। अभी पश्चिमी यूपी ड्रोन उड़ने की अफवाह की चपेट में है। लगभग रोज रोज रात को आसमान में उड़ती लाल पीली रोशनी को देखकर दहशत फैलने की खबरें आ रही हैं। लोग रात रात भर जगकर पहरेदारी कर रहे हैं। यूपी पुलिस इस बारे में एक्शन ले रही है और ड्रोन उड़ने की अफवाह फैलाने वालों पर एक्शन भी ले रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी लगातार की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद ये अफवाह खत्म होने का नाम भी नहीं ले रही। और इसी के बाद फिर योगी आदित्यनाथ ने यह आदेश जारी किया। ड्रोन की अफवाह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैसे दहशत फैलाई, उसकी कुछ तस्वीरें मैं आपके सामने रख रही हूँ। तस्वीर बागपत की है, जहां आसमान में उड़ती हुई लाल पीली रोशनी से दहशत हुई। लोग ड्रोन उड़ने की खबर मानकर हाथ में लाठी डंडे लेकर सड़कों पर उतर आए, पहरेदारी करने लगे। वायरल वीडियो में लोग अपने घरों के बाहर निकलकर गश्त कर रहे हैं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए बागपत पुलिस ने तत्काल जांच शुरू कर दी है। जांच में सामने आया कि ड्रोन उड़ाने की खबर अफवाह थी। इसके पीछे जो लोग थे, पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया है। बागपत में विगत कुछ दिनों में रात के समय में ड्रोन उड़ने की सूचनाएं डायल 112 के माध्यम से प्राप्त हुई हैं। इस संबंध में पुलिस ने सभी ऐसे मौकों पर जाकर अपनी जांच पड़ताल की। जांच में किसी भी ऐसी सूचना पर ड्रोन उड़ने की बात की पुष्टि नहीं हुई है। कई जगहों पर खिलौने वाले हेलीकॉप्टर और अन्य कुछ जगहों पर लाइट वाली पतंग उड़ने की बातों की पुष्टि हुई है। इस संबंध में सभी बागपत के सम्मानित नागरिकों को अवगत यह कराना है कि कृपया इस प्रकार की किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि ड्रोन उड़ रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात होती तो ये सभी चीज़ें आपको दिन में भी दिखाई देती। इस प्रकार की अफवाह फैलाने वालों की सूचना तत्काल पुलिस को दें। पुलिस ऐसे सभी व्यक्ति जो अफवाह फैलाना चाहते हैं और असामाजिक तत्व हैं, उनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई करेगी। इसी तरीके की खबर अलीगढ़ के अकड़ाबाद इलाके से भी अभी आई है, जहां पर ड्रोन जैसी कोई चीज उड़ते हुए नजर आई। ग्रामीणों में दहशत फैल गई। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में आसमान पर ड्रोन जैसी 4 चीजें उड़ती हुई दिखाई दी। ग्रामीणों ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी और जब पुलिस ने जांच की तो यहां भी ड्रोन उड़ने की खबर पूरी तरीके से फर्जी साबित हुई है। तो आपको बता दें, इस समय पश्चिमी यूपी के 12 जिलों में ड्रोन की दहशत फैली हुई है। सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, हापुड़, सहारनपुर, बुलंदशहर, संभल, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर में लोग रातों में जाकर पहरेदारी कर रहे हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों में लोगों में ड्रोन की दहशत ज्यादा है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जगह जगह ड्रोन की दहशत है। आप सहारनपुर की बात कर ले, मेरठ की बात कर ले, बिजनौर, मुजफ्फरनगर की बात कर ले, सब जगह कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में ड्रोन के नाम पर दहशत फैलाने के मामले में योगी की सख्ती का अब असर दिखाई देने लगा है। पुलिस ने कुल 17 मामले दर्ज किए हैं और 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
पिछले 48 घंटे में 2 जिलों से कुल 23 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनमें मेरठ में 8 और बागपत में 15 लोग शामिल हैं। मेरठ पुलिस ने 28 ऐसी पोस्ट की पहचान की है जो ड्रोन के नाम पर दहशत और डर फैलाने के लिए की गई थी। इसमें इंस्टाग्राम पर 19 पोस्ट, फेसबुक पर 7 पोस्ट और ट्विटर पर 2 पोस्ट ऐसी थीं जिसका सच से कोई भी लेना देना नहीं था। हमारी सहयोगी रुचि कुमार इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं। रुचि, ये क्यों किया जा रहा है? कोई पैटर्न है या हर शहर में इस तरीके के आपराधिक मानसिकता के लोग हैं जो ये ड्रोन की दहशत फैलाना चाहते हैं? देखिए, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जहां जहां ये ड्रोन दिखाई दे रहे हैं, लोगों को दहशत हो रही है। पुलिस का कहना है कि कई वजह हो सकती हैं। एक तो ये कि साजिश की जा रही है कि जगह जगह इस तरह से दहशत फैला के कानून व्यवस्था बिगाड़ने की। दूसरा उनका ये कहना है कि कुछ शरारती तत्व हैं जिनके पास काम नहीं है, जो फालतू बैठे हैं, वो मज़ा ले रहे हैं इस तरह से ड्रोन, या जैसा आपने देखा कि कबूतर के पैर में लाइट बांध के वो उड़ा रहे थे, तो मज़ा ले रहे हैं कि लोग परेशान हो रहे हैं। वो भी उस भीड़ में शामिल हो जा रहे हैं जाकर, जो डंडे लेकर गांव में लोग पूरी रात पहरा दे रहे हैं। तो वो भी तत्व हो सकते हैं। मीनाक्षी, अभी हम कोई एक खिलौना बच्चे का लेने एक दुकान पे गए और वहाँ हमने देखा कि अगर आपको ड्रोन खरीदना है तो मुश्किल से 1200 रुपये में ड्रोन मिल रहा है। और वो दुकानदार ने हमें बताया कि अगर आप 1000 रुपये का ड्रोन लेंगे तो वो बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो इसके माने ये है कि ड्रोन लेना, उसे उड़ाना बहुत आसान है। लेकिन डीजीपी राजीव कृष्णा का कहना है कि 2023 में एक ड्रोन पॉलिसी बनाई गई थी जिसके तहत ड्रोन कैसे उड़ाएं, कहाँ उड़ा सकते हैं, कहाँ नहीं उड़ा सकते, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। अब सख्ती की जा रही है कि बिना परमिशन के ड्रोन नहीं उड़ाया जाएगा। साथ में डीजीपी ने सभी ज़िलों के एसएसपी या कमिश्नर्स से कहा है कि अगर आपको लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम लगती है तो किसी भी इलाके को आप रेड जोन घोषित कर सकते हैं। रेड जोन यानी आप वहां ड्रोन उड़ा ही नहीं सकते हैं। तो इस तरह की सख्ती की जा रही है क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं वो परेशान करने वाली हैं। और लोग कितना परेशान हो रहे हैं दहशत से कि वो गांव में शहर ड्रोन की दहशत और ग्रामीण इलाकों में खासकर ये ड्रोन की दहशत जो है वो लोगों के लिए कैसे काम कर रही है और कैसे लोग रात भर जागकर पहरेदारी कर रहे हैं, वो तो हम लगातार तस्वीरों में दिखा रहे हैं। रुचि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। ऐसी ही तस्वीर आइए सहारनपुर से आपको दिखा देते हैं। यूपी पुलिस के जवान कबूतर के पैर में बंधी लाइट को कटर से काटकर अलग कर रहे हैं। कबूतर सहारनपुर में उड़ाया गया था और इस कबूतर को उड़ाने वाले कबूतरबाज का नाम एहतशाम है, जिसे पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार भी कर लिया है। ये तस्वीर आप देखिए, आसमान में आपको एकदम से ऐसे लगेगा कि जैसे ड्रोन उड़ते हुए जा रहा है। दरअसल ये तो कबूतर थे। इन कबूतरों के पांव में लाइट बांध दी गई जिससे कि आसपास के लोग दहशत में आ जाएं कि आसमान में ड्रोन है, जबकि ये तो कबूतर थे। ये शरारती तत्व होते हैं जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देकर सैडिस्टिक प्लेजर लेते हैं कि आम लोग कितने परेशान हो रहे होंगे। अभी इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। खबर देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां दयालपुर में दिन दहाड़े नकाबपोश बदमाशों ने बंदूक के नोक पर ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने लाखों की जेवरात और नकदी लूट कर यहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। लूट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें 4 से 5 नकाबपोश बदमाश हथियार लेकर अंदर घुसे, शटर बंद कर दिया और लूटपाट शुरू कर दी। लूट के दौरान बदमाशों ने न सिर्फ दुकान के काउंटर से नकदी और ज्वेलरी लूटी बल्कि वहां मौजूद ग्राहक को भी नहीं छोड़ा। ग्राहकों के कीमती सामान छीनने के बाद बदमाश हथियार लहराते हुए मौके से भाग भी निकले। पूरी वारदात चंद मिनटों में पूरी हो गई और इलाके में हड़कंप मच गया। दावा किया जा रहा है कि लुटेरों ने 1 किलो से ज्यादा सोना, तकरीबन 15 किलो चांदी और नकदी लूट ली। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब ये सीसीटीवी फुटेज में जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें आपको व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है। लुटेरा मतलब आप समझ लीजिए कैसे वो उतरते हैं, दुकान के अंदर दाखिल होते हैं और जब यहाँ से चोरी कर लेते हैं तब भी हथियार लहराते हुए बड़ी आसानी से फरार हो जाते हैं। देखिए जो स्कूटर वो लेकर आए हैं उसका भी नंबर बड़ी क्लियरली इस सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है। और अब बड़ी खबर बिहार के रोहतास से है, जहां बदमाशों ने मारुति शोरूम में चोरी को अंजाम दिया है। रात करीब 2 बजे बदमाश खिड़की का ग्रिल तोड़कर शोरूम के अंदर घुसे और फिर चोरी को अंजाम दिया।
चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि कैसे चोरी को अंजाम दिया जा रहा है। चोर सीधे शोरूम के मालिक अभिषेक कुमार के चेंबर तक पहुंचे, जहां उन्होंने अलमारी में रखे करीब 2.5 लाख कैश, चांदी के सिक्के और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए। इस वारदात के बाद से लोग पुलिस पर अब सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल कानून व्यवस्था को लेकर भी है कि कैसे दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। और ऐसा लग रहा है इन तस्वीरों को देखकर कि बदमाशों में पुलिस का कोई भी खौफ नहीं है, इसलिए वो दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देते हैं, चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं, हथियार के बल पर धमकाते हैं और 2.5 लाख का जो कैश है और जो चांदी के सिक्के हैं उन्हें लेकर फरार हो जाते हैं। तोड़ा है और इस चेयर पर पैर रख के उतरा है। यहाँ टेबल, ये अलमीरा का सेफ, इधर इसमें 2 लाख रुपया नगद था। चश्मा निकाल के ले गया, यहाँ चश्मा है आपका कवर। देखिए यहाँ पैर का दाग है, ये पीछे से ग्रिल को तोड़ के घुसा है। बड़ी खबर रोहतास से है, जहां एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार थार ने महिला को टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी तेज थी कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये हादसा बहुत ही भयानक था, बहुत ही भीषण था। तो ये तस्वीरें देखिए इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तेज रफ्तार का कहर कैसे जिंदगी पर भारी पड़ गया, वो आप देखिए। किनारे बैठे लोगों को जोरदार टक्कर मारती हुई ये गाड़ी आगे बढ़ जाती है। ड्राइवर नशे में था, जिसके चलते हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस कार को जब्त कर आरोपी ड्राइवर पर आगे की कार्रवाई कर रही है। लेकिन रफ्तार का कहर और ड्राइवर का नशे में होना कैसे जिंदगियों पर भारी पड़ सकता है, ये रोहतास से आई भयावह तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। कुछ लोग सड़क के किनारे बैठे हुए हैं, एक महिला आपको सीधी नजर आ रही है और इसी महिला को टक्कर मारते हुए ये गाड़ी आगे बढ़ जाती है, जिसमें महिला की मौत हो जाती है और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज बता रहा है कि रफ्तार का कहर कैसे जान पर भारी पड़ रहा है और ये जो गाड़ी है कैसे महिला को टक्कर मारते हुए सीधा आगे बढ़ जाती है। और सिर्फ महिला ही नहीं, स्कूटर के पास कुछ लोग भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ये लोग भी इस टक्कर के साथ, गाड़ी के साथ नीचे गिर जाते हैं। मौत कैसे आ जाती है, वाकई में इस तस्वीर को देख के ऐसे लगता, किनारे पर बैठे हुए कुछ लोग, कोई सोच भी नहीं सकता था इस तरीके की दर्दनाक मौत हो गई इस महिला की। अभी एक और बड़ी खबर, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक पोस्ट के बाद भाषा को लेकर फिर से सियासत गर्म हो गई है। ममता बनर्जी दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रही है। ममता बनर्जी ने दिल्ली पुलिस का एक लेटर शेयर किया है, जिसमें कुछ लाइंस को उन्होंने जानबूझकर के हाईलाइट किया है। ममता बनर्जी का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने बांग्ला भाषा को बांग्लादेशी भाषा लिखा। ममता बनर्जी ने बांग्ला भाषियों से केंद्र सरकार के खिलाफ कड़े विरोध का आह्वान किया है। ममता बनर्जी का कहना है कि गृह मंत्रालय के अंडर आने वाले दिल्ली पुलिस बंगाली को बांग्लादेशी बता रही है। बंगाल के सीएम ने लिखा है कि जिस भाषा को संविधान ने मान्यता दी उसे बांग्लादेशी बताया जा रहा है। ये भारत के सभी बांग्ला भाषा बोलने वालों का अपमान है। इसके खिलाफ सभी मोदी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करें। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को बांग्ला विरोधी बताया है। ममता बनर्जी ने दिल्ली पुलिस को बकायदा एक लेटर को आधार बनाकर सेंट्रल होम मिनिस्ट्री और मोदी सरकार पर अटैक किया। इस मामले पर बीजेपी का जवाब भी सामने आया। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने घुसपैठियों की पहचान के लिए बांग्लादेशी लैंग्वेज शब्द का इस्तेमाल किया है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अब देखिए पूरा विवाद क्या है, आइए आपको डिटेल में समझाते हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के राजकीय गेस्ट हाउस बंग भवन को एक लेटर लिखा था, जिसमें बांग्लादेश से अवैध तौर पर आए 8 संदिग्धों के बारे में लिखा गया था। लेटर में लिखा था कि भारत में अवैध तरीके से रह रहे 8 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से बरामद डॉक्यूमेंट्स बांग्लादेशी भाषा में हैं। ऐसे में आगे की जांच के लिए बांग्लादेशी भाषा का एक ट्रांसलेटर उपलब्ध कराया जाए। इस मामले को लेकर ही ममता बनर्जी ने गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये कहा गया बांग्लादेशी भाषा को तो बांग्लादेशी भाषा ही कहा जाएगा और तभी ट्रांसलेटर की मांग की गई है। ममता बनर्जी से लेकर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी भाषा विवाद पर केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से रिएक्शन भी आया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि दिल्ली पुलिस के लेटर में कहीं भी बांग्ला को बांग्लादेशी भाषा नहीं बताया गया।
केवल घुसपैठी की पहचान के लिए बांग्लादेशी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। अब बीजेपी नेता का तर्क है कि बांग्लादेशी भाषा भारतीय बांग्ला से बिल्कुल अलग है और लेटर में बात घुसपैठियों की भाषा की हो रही है। ममता बनर्जी के विरोध को लेकर अमित मालवीय ने लिखा कि बंगाल से केंद्र के खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान गैर जिम्मेदाराना है। भाषा पर लोगों को भड़काने के लिए ममता को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत भी ममता बनर्जी माहौल खराब करने के लिए जिम्मेदार होंगी। और अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के हापुड़ से, जहां पर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। घर बनवाने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था और देखते ही देखते लाठी डंडे चलने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आप देखिए, गली में इतनी हाथापाई हो रही है, जमकर एक दूसरे को घसीट रहे हैं, पीट रहे हैं और महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी दी है। भारतीय सेना पर दिए गए बयान पर यह टिप्पणी दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल के बयान पर यह सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, भारतीय सेना पर दिए गए बयान को लेकर टिप्पणी की गई है। सच्चे भारतीय तो सेना पर गलत बयानबाजी ना करें, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो पहली बार नहीं जब राहुल गांधी के किसी बयान को लेकर विवाद बढ़ा हो, और अब एक बार फिर से कोर्ट के जरिए राहुल गांधी को नसीहत दी गई है और कड़ी टिप्पणी की गई है। ये कहा गया है कि सच्चे भारतीय तो सेना पर गलत बयानबाजी ना करें। हमारे सहयोगी अतुल भाटिया जुड़ गए हैं इस खबर पर। सुप्रीम कोर्ट को ऐसे कहने की नौबत क्यों आई, क्यों राहुल गांधी की एक बार फिर से कोर्ट ने स्कूलिंग कर दी है, जरा ये बताएं, क्या कहा था राहुल गांधी ने जो सुप्रीम कोर्ट को ये बयान देना पड़ा? देखिए मीनाक्षी, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान का ये मामला है और जब जो राहुल गांधी हैं उन्होंने जो है वो भारतीय सेना के ऊपर कमेंट किया था, जिसको लेकर पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी फटकार लगाई थी, लोअर कोर्ट ने फटकार लगाई थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट से उनको कोई राहत नहीं मिली थी। और ये अब इसी मामले के अंदर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट गए थे, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने आज राहुल गांधी को इस पूरे मामले के कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि किसी भी सच्चे भारतीय, कोई भी सच्चा भारतीय हो, वो सेना के ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकता। इससे पहले जो वीर सावरकर के ऊपर जो टिप्पणी की थी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट तल्ख टिप्पणी कर चुका है कि वीर सावरकर जो है वो भारतीय नायक है, उनके खिलाफ कोई भी इस तरह के कमेंट राहुल गांधी नहीं कर सकते। कोर्ट ने पहले भी ये कहा था कि अगर दोबारा राहुल गांधी ऐसा करते हैं तो कोर्ट खुद उनके ऊपर स्वतः संज्ञान यानी कि सो मोटो लेगा। तो अब जिस तरीके से जो सैनिक को लेकर अपमानजनक शब्द राहुल गांधी ने कहे थे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में था। खुद राहुल गांधी जो है वो सुप्रीम कोर्ट गए थे क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी उनको कोई राहत नहीं मिली थी। और अब सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी कि एक सच्चा जो देशभक्त है वो सेना के खिलाफ तरीके की टिप्पणी नहीं कर सकता, ये राहुल गांधी के लिए बड़ा झटका है। और अब देखना होगा कि आखिर राहुल गांधी को किस तरीके की कोई राहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मिलती है या नहीं मिलती है। बिल्कुल बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना पर एक टिप्पणी की थी और इस टिप्पणी को लेकर हमारे सहयोगी बता रहे हैं हाईकोर्ट से उन्हें फटकार लगी थी। फिर ये मामला राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट लेकर गए क्योंकि वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं। उन्हें ये लग रहा है कि जो बात उन्होंने कही वो एकदम ठीक है, सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उनकी स्कूलिंग हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सच्चे भारतीय हैं तो सेना पर गलत बयानबाजी ना करें। राहुल गांधी संसद में बोले ये बात। अब देखिए आपको कैसे पता, चीन की बात को लेकर जो बात कही जा रही है कि जिस तरीके की एक के बाद एक टिप्पणी आ रही है, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट को ये बयान देना पड़ा है।